हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैं स्टार्ट कर चुका हूं। आप उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो और फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज दोस्त 13.1 क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो क्यूब क्यूबॉइड का जो थ्योरी पढ़ाया है उसको पढ़ो। एक क्विक रिकैप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्यूबॉइड की बात करता हूँ। आपको पता है क्यूबॉइड कैसा होता है? क्यूबॉइड कैसा होता है? क्यूबॉइड के अगर शेप की बात करें तो क्यूबॉइड जो अपना है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। रेक्टेंगुलर शेप रखो, है ना। ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, एक ऐसा रेक्टेंगल और बना लिया। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला सारा जो एज है ना मैंने ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का अगर आप शेप देखना चाहोगे तो मेरे पास एक ये क्यूबॉइड है, एक बॉक्स है, ये क्यूबॉइड के फॉर्म में देख सकते हो। ये वाला पार्ट लेंथ है, ये क्या है जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ देखो, एकदम आराम से समझो दोस्त, एकदम आराम से देखो। कल्याणी क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको अच्छे से समझो। जहाँ डाउट होगा मैसेज करना। तो ये है लेंथ, ये है यहाँ पे लेंथ। अब विड्थ क्या होगा बता सकते हो? क्या ये विड्थ है? नहीं, ये है हाइट, ये है हाइट। तो विड्थ क्या हो गया? इधर वाला। तो ऐसे तो नहीं देख पाओगे, ऐसे करना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ से मैंने हाइट मेंशन किया है और देखो यहाँ से मैंने विड्थ मेंशन किया। क्लियर? समझ पाए? ये क्या है? लेंथ, ये है लेंथ। इस डायग्राम को और रियल में जो आपके पास बॉक्स है उसको दोनों को कंपेयर करो। दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट। देखो यहाँ पे हाइट मेंशन किया मैंने, दिस इज हाइट। और ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया। तो ये वाला क्या हो गया? ये वाला ये हो गया विड्थ। समझ में आ गया? बॉक्स मेरे पास है, समझ सकते हो। तो ये हमारा है क्यूबॉइड। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया विड्थ। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले इसके पास टोटल सरफेसेस कितने हैं? टोटल सरफेसेस तो आप काउंट करके बताओ मुझे। देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं अगर सरफेस की बात करूं, बॉक्स को देखो, ये जो है ना ये वाल होता है। इस बॉक्स का ये वाल है। अगर आप इसको एक है ना रूम को समझ के कंपेयर करो तो बच्चे पता चलेगा ये एक वाल है, एक वाल इधर है, तो एक बात इसके पीछे दूसरा, एक दो, देखो ये एक, ये दो, इसके बाद ये वाला तीन, फिर इधर से जाएंगे तो ये चार, फिर उसके बाद ये नीचे वाला तो कोई मार्क नहीं किया है, पांच। इसको अगर देखोगे ऐसे तो इसको फ्लोर बोलते हैं। और ये ऊपर वाला जो हो जाएगा ये हमारा सीलिंग, ये हो जाएगा 6। तो कितने सरफेस हो जाते हैं एक क्यूबॉइड के पास? टोटल सरफेस हो जाते हैं 6। अब गौर से देखो, ये अगर लेंथ है और ये हाइट है, तो अगर सिर्फ इसको कम देखोगे इस पार्ट को तो लगेगा सर ये रेक्टेंगल है। तो जो ये मैं यहाँ पे हाइट बोल रहा था, अभी सिर्फ इस रेक्टेंगल को कंसीडर करेंगे तो उसके लिए विड्थ होगा। मतलब एक पार्ट को अगर सिर्फ कंसीडर किया जाए तो ये एक रेक्टेंगल दिखता है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इधर भी एक रेक्टेंगल है। तो दो जैसा ये है वैसा ये है। तो अगर इसका एरिया अगर देखोगे तो इसमें पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या होगा? जितने भी रेक्टेंगल है सबका एरिया निकाल के ऐड कर दो। तो ये L और ये B, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये H है, तो ये LH का काम करेगा। ये वाला सरफेस LH है, ये LH है तो ये भी LH होगा, ये LH और ये भी LH। तो LH मिलेगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे ये H है और ये क्या है? B। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ इस समय में B हो जाएगा। ये जो B है इस समय सिर्फ इस रेक्टेंगल को कंसीडर करेंगे तो ये B जो है हमारा, ये यहाँ पे लेंथ का काम करेगा और ये वाला विड्थ का काम करेगा। तो ये H और ये B, तो ये BH हो जाएगा दोस्त। क्या लिखेंगे यहाँ पे? BH। ये क्या हो जाएगा? BH हो जाएगा। और ये BH है तो इधर वाला भी क्या होगा? इधर वाला भी BH ही होगा, BH।
अब देखो BH हो गया, BH हो गया, मतलब आपके पास टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या आया है, एक LH आया है, यहाँ पे देख सकते हो ये आया था LH, ये LH है, पीछे भी LH है, यहाँ पे ये BH है, पीछे भी BH है, अभी ये बचा हुआ है। अब इस सरफेस की बात करते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये वाला लेंथ है L, ये वाला लेंथ है L, ये L है, और ये मैं इधर लिख के दिखाता हूँ कि ये L है, ये लेंथ L है और ये B है, ये है B, देखो यहाँ पे मार्क किया था, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू B, तो इसका अगर L B है तो ऊपर वाले का भी क्या होगा L इंटू B, समझ पा रहे होगे। 6 सरफेस है, मतलब 6 रेक्टेंगल है, सबका डायमेंशन इमेजिन करो, है ना, जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर बता रहा हूँ, लेकिन हाँ फील आ रहा होगा आपको, अपने हाथ में बॉक्स लेकर के भी कर सकते हो। ये L था, है ना, ये H है, तो LH, तो आप देख सकते हो जो आया है मैं लिख रहा हूँ, ये L था, ये B था, LB, तो 2 सरफेस का आ गया 2LB, इधर से LB, इधर से भी LB, 2LB। फिर इसके बाद इधर से अगर आप इसको देखोगे तो ये L था, ये H था, LH, ये LH, तो पीछे भी LH, तो प्लस 2LH, 2LH, LH लिखो प्लस, अब यहाँ से एक और आया था BH, तो इधर BH, तो पीछे वाला BH, तो यहाँ से हो जाएगा 2BH। तो समटाइम्स इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आएगा LB प्लस LH प्लस BH, ये हमारा टोटल सर्फेस। देखो एरिया जब भी होता है स्क्वायर यूनिट में होता है, तो आप जो भी यूनिट होगा उसके हिसाब से स्क्वायर यूनिट लिख देना, है ना। एक यहाँ पे और पूछेगा तुमसे, जो थर्ड पॉइंट है ना, जो इस चैप्टर में मुझे काम आएगा उसको रिवाइज कर रहा हूँ। वैसे अगर पूरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करो तो मैंने एक अच्छा खासा इसके बारे में समझाया है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे एक वॉल्यूम भी देख लेते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमें आगे जरूरत पड़ेगा, बट वॉल्यूम भी देख लेते हैं। और यहाँ पे एक ये चौथा फार्मूला कर दो, 4th नंबर का फार्मूला है ना। थर्ड फार्मूला यहाँ पे है ना, देखो आता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसको 4 वॉल्स एरिया भी बोलते हैं, 4 वॉल्स एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 4 वॉल्स एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और इसी को बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लैटरल सरफेस या वर्टिकल सरफेस जो भी बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो 4 वॉल्स एरिया पूछ दूं या लैटरल सरफेस एरिया पूछ दूं, इसका आंसर क्या होना चाहिए, वॉल, 4 वॉल। देखो वॉल का मतलब क्या होगा, ये जो पार्ट है ना फ्लोर हट जाएगा, और ये जो सीलिंग है ना वो हट जाएगा। ये एक मान लो रूम इमेजिन करो, तो एक वॉल ये हुआ, दूसरा वॉल ये हो गया, तीसरा वॉल मेरे लेफ्ट हैंड में, और 4th वॉल जो आपको दिख नहीं रहा है, अब देखो ये है 4th वॉल। ये क्या वॉल होता है, नहीं ये रूफ है, ये छत है। अगर ये इसको एक बचपन में जब हम घर बनाते थे वैसा इमेजिन करके मैंने घर बनाया है, तो ये क्या है, फ्लोर है जिसपे घर टिका हुआ है। एक वॉल, 2 वॉल, तीसरा वॉल जो आपको दिख नहीं रहा है ये वाला, और यहाँ से चौथा वॉल मेरे फेस की तरफ, 1 2 3 पीछे और 4, ये 4 वॉल है। तो आप देख सकते हो फ्लोर, और फ्लोर का एरिया क्या था LB, और सीलिंग का भी एरिया क्या था LB। तो ये जो 2LB है ना, इसको हटा दो, तो जो बचेगा वो 4 वॉल का एरिया आ जाएगा। तो 4 वॉल का एरिया क्या होगा, 2LH प्लस 2BH। तो 4 वॉल का एरिया होगा 2LH प्लस क्या हो गया दोस्त, 2BH। इसमें से आप चाहे तो कॉमन ले लो 2H, तो यहां से आएगा L प्लस B। फिर एरिया है तो जो भी आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा, समझ पा रहे हो। यहां से वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया, वहां पे फॉर्मूला होता है बेस एरिया देख लेना बाद में जाके डिटेल में इसको, बट अभी के लिए इसको समझो, बेस एरिया इनटू हाइट। किसी भी यूनिफॉर्म फिगर का, जो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे हम इस बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ये बॉक्स थ्रू आउट देखो हाइट इसका जैसे जा रहा है, तो ये जो बेस एरिया है लग रहा है बेस एरिया सीधे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसे जा करके पता चला बेस एरिया यही रहा और आगे जाकर के ये ऊपर वाला छोटा हो गया, है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये यूनिफॉर्म फिगर, तो बेस एरिया मतलब नीचे वाला, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बेस एरिया इनटू हाइट कितना है यहाँ पे h, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया LBH, और जो भी यूनिट होगा है ना उसका क्यूब कर देना, क्यूबिक यूनिट होता है, क्यूब यूनिट होता है।
सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर आएगा तो मीटर क्यूब। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। डायगोनल वगैरह की बात भी हम कर रहे हैं, कर सकते हैं, किया है हमने, उसको देख लिया, लेकिन तुम्हारे इस एक्सरसाइज के लिए इतना इंफॉर्मेशन क्यूबॉइड पार्ट से समझ में आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? क्यूबॉइड कोई डाउट कहीं से भी? कुछ भी नहीं, कहीं से नहीं। ओके, तो इसको हटा देते हैं। क्यूबॉइड को आप इसको नोट करो और इसको हटा के थोड़ा क्यूब के बारे में भी बता देता हूँ। क्यूब क्या होता है दोस्त, ये भी समझ लो। और कल्याणी इसको अच्छे से देखो एक बार, है ना। जहां पे नहीं समझ में आएगा वहां से तुम मुझसे वापस से मैसेज करके पूछ सकती हो, है ना। बाकी बच्चों को भी मैं यही बोलूंगा, कोई डाउट होगा तो बाद में पूछ सकते हो। तो ये बच्चों हमारा क्या है, क्यूबॉइड था। नाउ क्यूब के बारे में बात करते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में बस थोड़ा ही अंतर है। क्यूबॉइड का जो शेप था उसमें हमने देखा कि 6 सरफेसेस में अपोजिट सरफेसेस सेम हो रहे थे और वो एक रेक्टेंगल था। अभी हम जो क्यूब देखेंगे उसमें सारे सरफेसेस सेम होंगे और वो सबके सब स्क्वायर होंगे। देखो यहां से, यहाँ पे जो शेप बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये एक स्क्वायर शेप है ना। अब मेजर मत करने लगना कि नहीं सर स्क्वायर नहीं लग रहा है, मैं बोल रहा हूं तो मान लो, भाई बोल रहा है तो मानना पड़ेगा आपको, तो मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, नहीं तो आकर के यहाँ पे मेजरमेंट करो। ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्यूब क्या होता है, तो क्यूब की बात करते हैं। एक मेरे पास ये बॉक्स है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। ये देखो, ये जो बॉक्स है ये दिखने में पूरी तरह से क्यूब लग रहा है, मतलब इसका सारा सरफेस देख सकते हो स्क्वायर है। इसके बारे में अगर बात करोगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो, इसका लेंथ अगर L या A ले लेते हैं, जनरली A लेते हैं तो A ही ले लेते हैं। ये A है, अगर इसका लेंथ, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये जो हाइट है ना, इसका हाइट, ये हाइट, ये भी A ही होगा। ये A है, ये A है, तो बचा क्या, इधर वाला क्या होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट दोस्त, ये भी A ही होगा, ये भी A ही होगा। समझ पा रहे हो, ये A हो गया, देन ये वाला पार्ट हाइट भी A हो गया। देखो यहाँ से एक एक मेंशन करता हूँ। ये हमने जैसे बॉक्स को ऐसे रखा था, इसका टॉप ऊपर की ओर बॉक्स को ऐसे रखा था, जैसे ये बॉक्स है। तो सबसे पहले इसका लेंथ ले लो, ये वाला पार्ट, ये है इसका लेंथ हो गया A। अच्छा, विड्थ कैसे लेंगे, तो इसके लिए ओपन करना पड़ेगा ऐसे, ये वाला होगा विड्थ, ये विड्थ भी A हो गया, ये हो गया A। फिर ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, ऊपर वाला हाइट, ये भी क्या है यहाँ पे, A ही है। ये बोला ना मैंने, ये भी A ही है, तो ये भी A ही हो जाएगा, सबके सब A है। सरफेसेस कितना है यहाँ पे, फिर से काउंट कर सकते हैं। एक सरफेस इधर, तो एक सरफेस पीछे, दूसरा एक सरफेस यहाँ, तीसरा एक सरफेस इधर, चौथा। देखो ना, ये 4 3 2 है ना, 3 यहाँ पे 3 माना, यहाँ पे 1, 4 सरफेस है, 4, पांचवा टॉप और छठा पीछे। तो हमारे पास जो टोटल सरफेसेस है यहाँ पे हो जाते हैं, टोटल सरफेस जो है यहाँ पे सरफेसेस इज इक्वल टू 6 है दोस्त। और हर सरफेस अपने आप में क्या है, हर सरफेस अपने आप में स्क्वायर है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, कितना होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, बोलो, अरे बोलो, कितना होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, यस, ए स्क्वायर। कितना होता है, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितने स्क्वायर होंगे, अरे अभी तो काउंट किया, 6 सरफेस मतलब 6 स्क्वायर, हर सरफेस स्क्वायर है। तो जब हर सरफेस स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है, सबका एरिया जब निकालना होगा तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस का एरिया कितना, अरे बोलो कितना, 6 स्क्वायर। वेरी गुड। यहाँ से हमारा जो पहला फॉर्मूला आ गया वो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया दोस्त कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अरे समझ पा रहे हो क्या, बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होगे। कल्याणी यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट कहीं भी नहीं। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जब टोटल सरफेस एरिया है तो यहाँ पे भी तो क्या होगा, वर्टिकल सरफेस होगा,
लैटरल सरफेस होगा। मैंने यहाँ पे लिखना है, आप लोग अगर समझ गए हो तो बताओ व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्यूब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्यूब मेंशन किया है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पे, बोलो कल्याणी कितना होगा यहाँ पे? इसका आंसर आ जाएगा, जल्दी से बोलो। लैटरल मतलब वर्टिकल, 4 वॉल्स, इसको अभी लिख सकते हो, और 4 वॉल्स एरिया, 4 वॉल्स एरिया क्या हो जाएगा? अरे बोलो, इतना देर लगेगा? यस, 4a²। अरे सर, लैटरल मतलब 4 वॉल, जिस रूम में बैठे हो उसको इमेजिन करो, लेफ्ट राइट 2 वॉल, आगे तीसरा पीछे चौथा, है ना, जैसे बॉक्स में दिखाया मैंने, तो 4 वॉल है, तो एक वॉल का एरिया a², तो 4 वॉल का एरिया 4a², 4a²। जोर से बोलो, कितना हो जाएगा? 4a²। इसका भी स्क्वायर यूनिट ही होगा, इसका स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक, अब इसका एक और फार्मूला क्या है हमारे पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, कौन बताएगा? सर यहाँ भी फार्मूला ये, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म फिगर है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं से ये फिगर क्या है, जैसे इस बॉक्स को देखो तो कहीं से ऐसा लग रहा है कि ये से मतलब इसका डायमेंशन कुछ ऐसा हो रहा है कि शुरुआत हो रहा है स्क्वायर से, जाते जाते पता चला रेक्टेंगल बन गया, ऐसा कुछ नहीं है ना, पूरा ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये स्क्वायर बड़ा हो रहा है, अपने बेस पे खड़ा हो रहा है, तो बेस इनटू हाइट करने से वॉल्यूम आ जाता है ऐसे फिगर का। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू कितना हो जाएगा दोस्त, बोलो, हाइट। वेरी गुड। तो बेस एरिया कितना है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला बेस इस बार, पिछली बार क्या था, रेक्टेंगल था, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिया था, इस बार स्क्वायर है तो एरिया क्या हो जाएगा? a²। इनटू हाइट कितना आ जाएगा? हाइट भी यहाँ पे वही वैल्यू है, तो यहाँ भी a हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया? a³। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, तो ये भी जो भी यूनिट आपका दिया रहेगा उसका क्यूब करना मत भूलना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट दिया हुआ है उसका हम लोग क्यूब करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो चीजें हैं क्यूब और क्यूबॉइड, मैंने सबको बताया है पहले भी, बट इस एक्सरसाइज में ये दोनों क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हमें पता होना चाहिए, जितनी बातें मैंने यहाँ पे लिखा। इसके अलावा आपको पेरीमीटर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। किसके बारे में? पेरीमीटर अगर क्यूब का पूछा जाए, पेरीमीटर ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है मुझे पेरीमीटर ऑफ क्यूब? पेरीमीटर ऑफ क्यूब बताने से पहले मुझे ये बताओ, पेरीमीटर ऑफ, ये भी आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? अरे बोलो जल्दी से, इतना टाइम लगेगा? कल्याणी बोलो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? यस, 2 × L+B। वेरी गुड। और जो भी यूनिट होगा वो यूनिट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। हमेशा याद रखना, पेरीमीटर में स्क्वायर मत लगा देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्क्वायर लगा देते, गलत हो जाएगा। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बाद पेरीमीटर ऑफ जल्दी से बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? अरे बोलो जल्दी से, 4 × साइड। वेरी गुड, 4 × साइड, साइड को a रखा है हमने तो 4a ले लेते हैं। यहाँ भी जो भी यूनिट होगा वो यूनिट लिखना। बात आती है कि पेरीमीटर ऑफ क्यूब क्या होगा, और इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड भी पूछा जा सकता है। तो मैं क्यूब बताता हूँ, आसान है। पेरीमीटर ऑफ क्यूब क्या करना है? पेरीमीटर में मतलब क्या होता है, एज को काउंट करना होता है, एज का लेंथ कितना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ एज कितना है। अभी बॉक्स को अगर देख सकते हो तो एक वॉल को देखो, एक वॉल को गौर से देखो। पेरीमीटर निकालने का मतलब ये वॉल का, ये जो वॉल का एज है, ये एज, एक एज हो गया, 2 एज हो गया, 3 एज हो गया और 4 एज हो गया। इस वॉल को और कंसीडर करोगे तो ये 4 एज दे रहा है। ठीक है, ये 4 एज कंप्लीट समझ में आया होगा। अब इसको अगर देखो क्या है ना, इसको गौर से देखो, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, इसके इस वाल में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इस वाल में भी है, तो कुछ एज कॉमन भी होते हैं। अब ऐसे मत होना सर, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक वाल में 4 एज है तो 6 वाल में 24 एज होगा, तो पेरीमीटर 24a होगा, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो कुछ एज ऐसे हैं जो 2 वाल के साथ कॉमन, जैसे इसको देखो, इस तरह से दिखा रहा हूं, ये वाले एज को देखो कि इस वाल में भी है और इस वाल में भी, तो क्या दोनों के लिए 2 बार काउंट होगा? नहीं, एज तो एक ही है, तो सावधानी से काउंट करना पड़ेगा। तो अच्छे से इमेजिन करके देखो, वर्टिकल लाइन कितने दिख रहे हैं? एक इधर, दूसरा इधर, है ना, और फिर तीसरा इधर और चौथा इधर, 4 यहाँ पे वर्टिकल लाइन है। अपने रूम में इमेजिन करो 4 कॉर्नर बन रहा होगा, 1 2
3 4, यानी हाइट 4 बार आएगा, तो 4 बार हाइट हो गया। लेंथ कितनी बार आएगा? देखो अगर इसको इस लेंथ की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लेंथ अभी क्यूब है ना, तो अभी आप एक काम कर सकते हो कि आपने हाइट काउंट कर लिया, अब पीछे नीचे देखो 1 2 3 4, इसमें हाइट अभी तक हाइट तो ऊपर था, तो नीचे में कितना हो गया? 4। समझ में आया? तो अपने रूम के अंदर देखो, नीचे की ओर देखो, हाइट काउंट कर चुके हो 1 2 3 4 हाइट हो चुका है। अब नीचे में देखो, एक लेफ्ट का जो कॉर्नर फ्लोर और जो लेफ्ट वॉल के साथ जो कॉर्नर बन रहा होगा वहां देखो 1, फिर नीचे इधर 2, नीचे वाला इधर 2, फिर इधर से 3 और फिर 4, तो 4 नीचे बन रहे होंगे और 4 ऊपर में भी हो गए कॉर्नर। देखो फ्लोर और इस वॉल के साथ एक बन रहा है, एक, फिर फ्लोर और इस वॉल के साथ दूसरा, फिर फ्लोर कहते हैं सीलिंग है ना, ये सीलिंग और इस वॉल के साथ एक, फिर सीलिंग एंड इस वॉल के साथ दूसरा, फिर सीलिंग एंड लेफ्ट वाले वॉल के साथ तीसरा, सीलिंग और सामने वाले फ्रंट वॉल के साथ चौथा। तो 4 आप देख सकते हो, एक ये ऊपर है फ्रंट, मैं ऊपर से दिखाने की कैसे कोशिश करूंगा, ऐसे ही करूंगा ना, ये ऊपर था तो ये ऊपर के, अभी मैं इसी तरह से रखा हूं, एक कॉर्नर यानी इस सीलिंग एंड इस वॉल के साथ 1 2, फिर ये यहां पे मेरा लेफ्ट हैंड है 3 4, 4 इधर, 4 पीछे, 4 4 8, फिर इसके बाद 9 10 11 और 12। समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं एज? 12 एज हो रहे हैं, तो सबका लेंथ सेम ही है, तो यहाँ पे 12A लिख सकते हो, सबका सेम था। लेकिन पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड पूछा जाता तो यहाँ पे वो बात लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, तो कोई बता सकता है? पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड के केस में देख सकते हो, क्यूबॉइड में अगर देखोगे तो इस बार देख सकते हो, क्यूबॉइड के केस में हाइट कितना है? 1 2 3 4, हाइट तो 4 है, 4h होगा। लेंथ कितना है? देखो गौर से, ये वाला लेंथ है क्या? तो ये वाला लेंथ है, तो क्या ऊपर वाला भी लेंथ होगा क्या? 2l। फिर से पलट देता हूं, इधर देखो, क्या ये भी लेंथ होगा क्या? ये भी लेंथ हो गया क्या? 2l इधर हो गया, 2l इधर हो गया, 4l, 1h 2h 3h 4h, 4h। अब b की बात करते हैं, अगर ये वाला b है तो ये वाला ऊपर वाला भी b होगा क्या? 2b इधर होगा, एक b इधर है तो एक b इधर होगा क्या? तो 2b इधर होगा, तो 4b 4l और 4h। तो यहां से हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4l प्लस 4b प्लस 4h। ये जो भी है यूनिट होना चाहिए, यहाँ पे ये यूनिट होना चाहिए, ये यूनिट होना चाहिए। डन, चलो इसको लिख लो। अब इतना समझने के बाद इसको एक बार याद करना पड़ेगा आपको, सारे फॉर्मूले को याद रखो, सारा फॉर्मूला जितना अच्छे से याद होगा क्वेश्चन उतने अच्छे से समझ में आएगा। दोस्त एक चीज और यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना, जो आपको हमेशा याद रखना है। देखो सबसे जो यूनिट कन्वर्जन है ना, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखो कल्याणी, इसको भी समझ लो, है ना। सबसे पहले देखो जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, वो होता है मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा डेसीमीटर, उससे बड़ा मीटर, इसके बाद मीटर के आगे डेकामीटर, डेकामीटर के आगे हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के आगे किलोमीटर। बस इस चीज को याद रखना। जनरली ये वाला इतना यूज नहीं होगा जितना ये चारों यूज होते रहते हैं। तो देखो ध्यान से याद रखना, ऊपर से नीचे आने को हम लोग जंप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंप बोलेंगे। या नीचे से ऊपर चढ़ने को भी हम लोग जंप ही बोलेंगे। तो हम लोग को जंप करना है। एक चीज याद रखना, वन जंप इज इक्वल टू 10, वन जंप इक्वल टू 10। तो 2 जंप इज इक्वल टू 20 मत कर देना, है ना। वन जंप मैं इस सेंस से बता रहा हूं, हर जंप अपने आप में 10 है। ये नहीं एक जंप 10 तो 2 जंप 20, नहीं, ऐसा नहीं मैं बताना चाह रहा हूं। वन जंप का मतलब ही 10 है, तो 2 जंप का मतलब 10 into 10, है ना। 10 into 10 यानी कि 100 होगा, ऐसे समझना है। 3 जंप का मतलब आप समझाओ। यस, सही बोल रहे हो कल्याणी।
थाउजेंड। अरे समझ पा रही हो? बहुत आसान है ये समझना इसको, क्योंकि ये पहले से आप जानते हो। यूनिट कन्वर्जन में क्या है देखो, अगर तुम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर जा रहे हो, याद रखना, छोटे यूनिट से अगर बड़े यूनिट के पास जा रहे हो तो जो जंप करोगे ना उसमें डिवाइड करना, और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर आ रहे हो तो जब जंप करोगे तो मल्टीप्लाई करना। मतलब क्या, ऐसा समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। जैसे देखो, मिलीमीटर से मुझे सेंटीमीटर में जाना है, 1 मिलीमीटर है लिखा हुआ, चाहे 4 मिलीमीटर लिखा हुआ है, बोलेगा ये सेंटीमीटर में कितना होगा। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने में आपने कितना जंप किया, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने में आपको सिर्फ एक जंप करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड है। तो यहां से आंसर आएगा 0.4 सेंटीमीटर। एक और समझो, अगर मुझे सेंटीमीटर से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और उसको मुझे लेके जाना है डेसीमीटर में, फिर से वही बात, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है, कितना जंप, एक जंप मतलब 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड लिखा है, कितना हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं सर और समझाओ। सर अगर 2 जंप हो गया या 3 जंप, सर सीधे मिलीमीटर से मीटर में जाना है। देखो ध्यान से, मिलीमीटर से सेंटीमीटर 1 जंप, सेंटीमीटर से डेसीमीटर 2 जंप, डेसीमीटर से मीटर 3 जंप। यानी कि अगर कहीं लिखा है 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, क्वेश्चन ये है। तो आप 3 जंप लगा रहे हो, तो 3 जंप के लिए कितना से डिवाइड करोगे, 1000 से, मतलब इसको 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.005 मीटर। अरे समझ रहे हो क्या? अरे दोस्तों बताओ तो सही, समझ रहे हो क्या? यस, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया नीचे से ऊपर जाना। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मैं इधर वाला नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही कम क्वेश्चन में रहता है, बट आप रूल वही लगा देना, जितना जंप करोगे उसके हिसाब से। आप इन 4 में फैमिलियर रहो। जैसे आप लोगों को मीटर से सेंटीमीटर में आना है, सबको पता है मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये रूल लगता है कि नहीं? अगर मैं पूछूं 5 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, कितना होगा सेंटीमीटर में, बताओ। तो आप तो भी जानते हो कि सर 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन देखो जंप के हिसाब से हम लोग इस बार नीचे आ रहे हैं। मीटर से सेंटीमीटर पहुंचने का मतलब है डेसीमीटर तक आए 1 जंप, डेसीमीटर से सेंटीमीटर तक आए 2 जंप। 2 जंप का मतलब है इनटू करेंगे, कितना 100। इनटू क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब नीचे आ रहे हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर आ रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। सर 5 मीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर होगा? फिर से वही बात है, मीटर से डेसीमीटर, बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं। जब बड़े से छोटे की ओर होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड। अरे मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे। अरे समझिए क्या? अरे समझ गई ना? यस। तो क्या करना होगा, सर एक ही जंप तो किया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सर 50 डेसीमीटर होगा। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो इसको अच्छे से समझ लो, और इसको कभी भी यूनिट कन्वर्जन जब आए तो ये दिमाग में रखना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये भूल भी जाओगे कुछ देर के लिए तो चलेगा, सिर्फ याद रखो। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मिलीमीटर है ना, सेंटीमीटर, डेसीमीटर है ना, इसके बाद मीटर। अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो डिवाइड करते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इनटू करते हैं। यहां भी वही चीज है, जितना स्टेप, अब इसको जंप नहीं लेकर के स्टेप कर सकते हैं कि अगर स्टेप यहां पे बोल सकते हैं 1 स्टेप इज इक्वल टू 10, उसी हिसाब से 2 स्टेप इज इक्वल टू 100, 3 स्टेप इज इक्वल टू 1000। यस। तो अब अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर एक स्टेप, क्या करेंगे सर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, छोटे से बड़े यूनिट की ओर डिवाइड करेंगे। अभी ये देखो ना, मिलीमीटर की तरफ से मैं सेंटीमीटर की ओर जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर से इधर, इधर से डिवाइड। अगर यही चीज इधर होगा, मीटर से डेसीमीटर की ओर आना है, डेसीमीटर एक स्टेप, 10 से डिवाइड। सेंटीमीटर के पास जाना है 2 स्टेप, 100 से डिवाइड। मिलीमीटर के पास जाना है 3 स्टेप, 1000 से डिवाइड। जैसा समझ में आया वैसा मुंडी में रख लो और उसके हिसाब से क्वेश्चन करते रहना। इसको यहां से अच्छे से छापो, फिर आगे करते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज अब।
जितना मैंने अभी कंसेप्ट बताया सबको अच्छे से समझ लो और इसके बाद आप खुद से भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आकर के सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। प्लास्टिक का बॉक्स है ना। प्लास्टिक का बॉक्स कैसा हो सकता है? एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं, जैसे ये बॉक्स है, ये एक प्लास्टिक का बॉक्स मान के चलते हैं। मेरे हाथ में जो है वो प्लास्टिक का बॉक्स है। तो आप इसको देखोगे गौर से तो क्या आपको लग रहा है? इस प्लास्टिक बॉक्स की बात कर रहे हैं। प्लास्टिक बॉक्स का लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो गिवन। पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन करते वक्त सारे इंफॉर्मेशन को पहले लिखना है, फिर फार्मूला के बारे में सोचना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ेंगे और कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं ये आइडिया लगेगा। समझ पा रहे? देखो यहाँ लिखो हेयर या गिवन लेंथ। लेंथ क्या है? प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, तो L इज इक्वल टू 1.5 मीटर। विड्थ, वाइड का मतलब क्या है? विड्थ, ये वाला पार्ट वाइड कितना है? 1.25 मीटर वाइड। विड्थ दिया है यहाँ पे 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब यहाँ पे हाइट से है। ये जो पार्ट है ना, ये डीप, इसको इस सेंस में बोला गया है। तो यहाँ पे जो हाइट है दोस्त वो दिया है 65 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में है, ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में होना चाहिए। तो यहीं पे लिख लो 65 सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करने का कितना क्या वैल्यू होता है? 100। तो वैल्यू आ गया यहाँ से कितना? 0.65 मीटर। मुझे इस प्लास्टिक बॉक्स का लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों पता चल चुका है। तब क्वेश्चन में पूछा गया है इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। अब इस बॉक्स को टॉप से ओपन किया गया है। अब इसको ओपन करने के लिए तो मैं इसको, ये पार्ट को हटा सकता हूँ, ये पार्ट को हटा सकता हूँ। तो किस सेंस में बोला गया है सो समझो। क्योंकि ये क्यूबॉइड है, मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का जो सरफेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, अभी अभी हमने आज सीखा। तो अगर ये वाला पार्ट गौर से देखो तो यहाँ से, अब आपको ये तो नहीं दिख पाएगा यहाँ से ये ओपन है, तो मैं पुराना बॉक्स जो था वो लेता हूँ। ये मेरे पास जो बॉक्स था, आप देख सकते हो कि ये क्यूबॉइड जो है उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया है, जैसे मैंने छोटे बॉक्स के बारे में बताया वैसे ही। अब ये ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट, अब मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, मैं इसको जस्ट फोल्ड कर दे रहा हूं ऐसे। आपको ये इमेजिन करना है कि बॉक्स के अंदर में ये ऊपर का पार्ट नहीं है, ऊपर का पार्ट नहीं, ऐसा है बॉक्स। समझ पा रहे हो? तो देखो इसके जो चार वॉल है वो तो है ही, फ्लोर भी है, सीलिंग गायब है इसका। तो समझ पा रहे हो क्लियरली? सबको समझ में आ गया? मतलब इस बॉक्स के कितने सरफेस होंगे? कितने होंगे? 5 होंगे। कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? सीलिंग नहीं होगा। तो अगर इसका क्वेश्चन में आपको यूज करना है तो ये चीज दिमाग में रखोगे इस बॉक्स को, कि ये इसका सीलिंग नहीं है, इसका टॉप नहीं है, और ऐसे ये है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये ऊपर से यहाँ पे ओपन है दोस्त। समझ पा रहे? तो क्वेश्चन आगे है, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। इसका मीनिंग समझ में आया? इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट्स। ये जो इसका थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस पार्ट है, ये जो थिकनेस है, इसको आपको इग्नोर करना है। ये सोचना है कि हाँ मतलब बहुत क्या है, एकदम थिन प्लास्टिक का लेयर होगा, ऐसा है। तो बोला है कि डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। मतलब ये जो वॉल, इसका जो बॉक्स बना, ये जो बॉक्स बना, इस बॉक्स को बनाने में ऑब्वियस सी बात है ये जो प्लास्टिक यूज हुआ होगा, तो ये एरिया का मतलब याद रखना हमेशा, ये सरफेसेस होते हैं ना, इसकी बात कर रहा है कि ये सरफेसेस कितना होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसको बनाने के लिए कितना एरिया हमने यूज किया है, ये पूछना चाह रहा है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स
And then second thing, the cost of the sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. तो पहले एरिया मिल जाएगा मुझे, तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 है, तो जितना आएगा उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट निकल देंगे। तो समझो यहां से ये कैसे लिखेंगे हम इसको, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो दिया हुआ है, लिखा है ये ओपन एट द टॉप, तो इस बात को लिखो सिंस द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, टॉप पे ये नहीं है, तो क्या बताओ इस क्यूबॉइड का जब ये ओपन है, मैं बताना चाह रहा हूं ये ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है, क्या आप इसके पास 6 सरफेस है, आपने देखा इसके पास अब क्या कितने सरफेस हो जाएंगे, आपको अभी मैंने दिखाया था, इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 वॉल और फ्लोर रहेगा, सीलिंग नहीं रहेगा, मतलब इसके पास 5 सरफेस होगा। सिंस इट द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, इट हैज ओनली 5 सरफेसेस। क्या सबको क्लियर हो गया? Therefore एरिया ऑफ द बॉक्स, जो एरिया ऑफ द बॉक्स होगा वही क्वेश्चन ने पूछा है, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, तो लिख सकते हैं therefore एरिया ऑफ द बॉक्स दैट इज, है ना, द शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त बताओ, सिर्फ LB, ये L और ये B जो है ना, तो ये अगर LB नीचे का तो ऊपर वाला भी LB रहा होगा, फ्लोर का जो होता है वही सीलिंग का होता है, तो सीलिंग वाला हटा दो तो क्या हो जाएगा बताओ, एक ही LB लिखना, 2 LB नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, फ्लोर तो है सीलिंग नहीं है, फ्लोर और सीलिंग मिलकर 2 LB होता था, तो ये हो गया LB प्लस 2BH प्लस 2LH, बस खत्म, वैल्यू लिखते हैं, L कितना है, लेंथ कितना है 1.5 इंटू बी कितना है 1.25 प्लस यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ से अगर आप देखोगे तो बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, बी हमारा कितना है, बी है हमारा 1.25 इंटू एच कितना हो जाएगा 0.65, तो 2BH हो गया, अब प्लस 2LH कितना होगा, L है यहाँ पे, L का वैल्यू है 1.5, तो 1.5 इंटू H की जगह पे कितना लिखोगे 0.65। कैलकुलेशंस यहीं पे आपको करने पड़ेंगे, इसको इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इनको ऐड करने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर देखोगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1.25 और 1.5, यहाँ पे रफ में करता हूँ 1.25, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत होगा ना तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे 1.5, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 5 1 जा 5 1 6 25, 1 से करोगे तो 125, 5 2 1, यहाँ से आ गया 5 5 2 7 6 2 8 1। मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करूंगा तो आप सिर्फ देखते रहो, जहां फंसोगे वहां देख लेना, 3 प्लेस के बाद आएगा, तो यहाँ से आया 1.875, और ये सबको ना लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो भी यूनिट है क्या है, मीटर में है, तो एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये मीटर स्क्वायर, तो 1.875 प्लस, अब देखो 2 इंटू 1.25 करोगे तो कितना आ जाएगा 250, यहाँ देख सकते हो 1.25 इंटू 2 करोगे तो 2 5 जा 10, 1 2 जा 4 प्लस 1 5 2 1 जा 250 डेसिमल 2 प्लस के बाद 2.5 आ रहा है, और वहां पे आ रहा है, ये मैंने कर लिया, अब 0.65, तो इसी में कर दो, इस जीरो का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 0.65 में 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30 प्लस 2 32, फिर 3, जो आपको आसान लगेगा वैसे ही कर रहे हैं, 5 5 जा 25, 5 2 5 6 जा 30 अब प्लस 2 32, यहाँ पे तो आगे है ही नहीं कुछ, तो ऐसे रहने दो, अब 2 5 जा 10 1 आ जाएगा, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 आ जाएगा, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 5 2 3 3 6 1, डेसिमल 3 प्लेस के बाद आएगा 1.625, 1. मैं इसी के नीचे लिखता जाता हूँ सो दैट नहीं ऐड कर लेंगे, 1.625 आ रहा है, 1.625 आ गया। अब यहाँ से देखोगे
2 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आएगा 1.5 इंटू 2 इन 3, इतना तो सबको पता है। अब 0.65 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 1 3 6 18 प्लस 1 19, डेसिमल लो प्लस के बाद 1.95, यहाँ से आ जाएगा 1.950 और ये सबको ऐड कर लेते हैं तो 5 5 10 1 आ जाएगा, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15 आ जाएगा 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15 और 15 प्लस 9 अगर करोगे तो 24 आएगा, 2 आएगा, 21345, यहाँ पे डेसिमल 5.45 आ रहा है। तो फाइनल जो आंसर आ गया दोस्त वो आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। मतलब जो सीट रिक्वायर्ड है उस बॉक्स को बनाने के लिए दोस्त वो कितना आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो पहला पार्ट यही था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। द एरिया ऑफ द बॉक्स दैट इज द सीट रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्स लिख सकते हैं, द सीट रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्स, आपको जो लाइन लिखना है लिख सकते हो, इज इक्वल टू दिस मच। कैलकुलेशंस और अपने तरीके से कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, h कॉमन ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बच्चे इस तरह से करते हैं, मैंने उसी हिसाब से थोड़ा उसको समझाते हुए किया है कि ज्यादा सोचना ना पड़े, आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। देन सेकंड पार्ट इसमें क्या करोगे, सेकंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर। मैं यहीं पे इसको कर देता हूं इस पार्ट को यहीं पे कर देता हूं, सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट यहाँ पे देख लो, कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट, द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ सीट मेजरिंग 1 मीटर। यहाँ लिखो कॉस्ट ऑफ सीट, है ना, यहां से कॉस्ट ऑफ सीट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बोलो, RS 20। देयरफॉर है ना कॉस्ट ऑफ कितना हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5.45 इंटू 20, 2 5 जा 10, 1 2 4 जा 8, 1 9, 2 5 जा 10 और ये जीरो यहाँ से आ जाएगा। डेसिमल 2 प्लेस के बाद है, इसको हटा देते हैं तो कितना कॉस्ट आ गया 109 रुपीज, 109 रुपीज आ गया दोस्त। चलो इसको छापो, फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपसे हो गया क्या? अरे आपसे हो गया क्या बताओगे तो पता चलेगा। देखो कल्याणी क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले जैसा ही है, फील हो रहा होगा क्या है। देखो क्वेश्चन 2, बाकी बच्चे भी देखेंगे यहाँ पे। The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. इसका मतलब क्या हुआ? आपको मैं यहाँ पे रूम कैसे दिखाऊं? रूम को भी आपको ऐसे ही समझना है कि ये मेरा रूम है, ठीक है, ये मेरा रूम है। तो रूम को मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार जो रूम है वो इस तरह से समझो कि तुम साइड से मेरे इस रूम को देख रहे हो। तो ये जो मैंने नीचे में मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो समझो कि ये वाला फ्लोर है, समझ पा रहे हो। ये एक वाल हो गया, एक वाल मेरे पीछे यहाँ लगा हुआ है, दूसरा ये तीसरा। अच्छा जब ये व्हाइट वॉशिंग करते हैं घर में आपने देखा होगा तो किसको करते हैं? वाल को करते हैं। आप अंदर से सोचो या बाहर से सोचो, वाल को करते हैं। ऐसे इसको देखो मैं पेंट कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, है ना, दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है? अरे देखो ना व्हाइट है, व्हाइट है, यहाँ पे देखो व्हाइट है, इधर भी कर दिया व्हाइट, चारों वाल पेंट हो गए। देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है। इमेजिनेशन भी एक चीज होती है, इमेजिन करना है आपको। देखो यहाँ पे व्हाइट 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 व्हाइट, अब सबको दिख रहा है? हाँ व्हाइट है। और जब व्हाइट वॉशिंग करेंगे अब अंदर में, अब मैं कैसे अब अंदर घुस, तो अंदर चलो रूम को ही ऐसे ओपन कर देते, अंदर घुसो। अब अंदर में जब जाओगे तो अंदर में व्हाइट वॉशिंग करना है तुमको, तो अंदर में व्हाइट वॉशिंग करने जाओगे तो क्या होगा? ये देखो व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये चारों वाल को समझना है कि अंदर में इमेजिन कर रहे हो तो अंदर में हो। तो ये जो सीलिंग है ना, ये सीलिंग, इसको भी तो व्हाइट वॉशिंग करेंगे। तो 4 वाल और एक हमारा सीलिंग, इसको व्हाइट वॉशिंग करना है। तो फिर से वही बात हो गया, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? रूफ नहीं था, रूफ नहीं था, नहीं था।
और इस बार के क्वेश्चन में क्या है, हमारा फ्लोर से कोई मतलब नहीं है, बात तो वही होगी, एलबी की ही बात हो रही है, ये समझना है। तो यहाँ पे दोस्त समझ सकते हो, यहाँ लिखो सॉल्यूशन, है ना, गिवन क्या क्या है वो लिख देते हैं। गिवन है यहाँ पे एल दैट इज लेंथ, लेंथ को हम एल ले रहे हैं, और लेंथ दिया है 5 मीटर, विड्थ को मैं ले लेता हूं कितना 4 मीटर, समझते जाना, और मैं यहां पे हाइट को ले लेता हूं 3 मीटर। डन। तो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। लिखेंगे यहां पे द सरफेस एरिया, है ना, द सरफेस एरिया ऑफ, है ना, व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है ना 4 walls and ceiling, the surface area of 4 walls and ceiling for white washing, white washing। ये आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को इधर उधर कर सकते हो, सबका अपना अपना लैंग्वेज है, उसी हिसाब से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, यहां भी एल बी एक ही बार आएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोर को कभी किसी ने आज तक व्हाइट वॉश नहीं किया, सर पोछा लगाते, अरे व्हाइट वॉशिंग थोड़ी ना करते। कभी तुमने देखा कि किसी मजदूर को फ्लोर को व्हाइट वॉश कर रहे हैं, बोले पागल है क्या, मेरा पूरा का पूरा कलर बर्बाद कर रहा है, बोलोगे यही ना जाकर के, हमेशा सीलिंग को करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल बी एक ही होगा, सीलिंग का है ये, अब प्लस 4 वाल तो आपको पता ही है 2LH प्लस 2BH, फार्मूला हमेशा ध्यान में रहेगा, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ये जो आएगा ये इसका स्क्वायर यूनिट होगा, ये स्क्वायर यूनिट जो भी आएगा, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। इस बार एरिया मीटर में दिया है तो स्क्वायर मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर। जैसे लिखना लिखो, लेंथ क्या है यहाँ पे 5, विड्थ क्या है यहाँ पे 4, 5 × 4 प्लस 2 × L क्या है यहाँ पे 5, H क्या है दोस्त, अरे बोलो ना 3, बोलते ही नहीं हो यार, 2 × BH क्या है, B की जगह पे क्या लिखोगे 4 × H की जगह पे क्या लिखोगे 3, और इस सब का स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करते हैं, 5 4 जा 20, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 16, कोई बोल रहा है, अरे लॉकडाउन में टेबल भी भूल गए हो क्या? कल्याणी इसको ऐड करके बताओ, 20 + 30 + 24। किसी दिन मेरा गलत हो गया तो सब मुझे बोलेंगे, आपका लॉकडाउन में क्या हुआ, मैं भी बोलूंगा, मैं भी भूल गया। 20 + 30 कितना हो गया 50, अब 50 + 24 74 हो जाएगा स्क्वायर मीटर। दोस्त इतने एरिया को व्हाइट वॉशिंग करना है, क्या करना है व्हाइट वॉशिंग। चलो करते हैं व्हाइट वॉशिंग। देखो व्हाइट व्हाइट हो गया, अरे सर ये तो बोर्ड है, अरे हाँ यही वाल है, देखो ना 74 मीटर स्क्वायर। तो पहला पार्ट था कि टोटल एरिया कितना होगा व्हाइट वॉशिंग का, वो मिल चुका है। किसके लिए, 4 वॉल्स के लिए एंड सीलिंग के लिए। नाउ कॉस्ट पूछा है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, लिख देते हैं क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू दोस्त कितना दिया है 7 ऐसे लिखा करो 50 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट, है ना, ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर कितना एरिया है 74 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 74 इंटू 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 है, यहां पे 7.5 लिख दो, इतना जो हो जाएगा वो रुपीज हो जाएगा। 74 इंटू 7.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 74 और 7.5, 5 4 जा 20, 2 5 7 जा 35 प्लस 2 37, और यहाँ से 7 4 जा 28, 2 7 7 जा 49 प्लस 2 51। यस, यहाँ 0 से 8 प्लस 7 15, 1 3 1 4 1 5 5 5 5, अरे क्या बात है 5 5 5, शानदार। तो आंसर आ रहा है यहाँ से 5 5 5, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर मैच कर गया क्या, देख लो एक बार, नहीं तो पता चला क्या कि हमने गलत ही बता दिया। तो इसका आंसर जो दोस्त आया है 5 5 5, और कितना सुंदर आंसर आया, बिल्कुल सही है भाई, गलत नहीं हो सकता, और आप भी नहीं।
छापो और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो। नहीं आता है तो फिर जंप करो और देखो ना यार। कल्याणी यहाँ से क्लियर है क्या? अरे बोलो क्या? अरे बोलो ना, बोलोगी तो नहीं बोल रही? अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन 3 करेंगे। पहले इसको छापो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों, ठीक है। किसका किसका हो गया पहले बताओ। कल्याणी क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, हो गया क्या? अरे हुआ क्या? नहीं सर डाउट है। देखो मैंने पहले ही स्टार मार्क किया है क्वेश्चन नंबर 3 में, स्टार मार्क। मतलब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को और डायरेक्ट क्वेश्चन को समझ नहीं पाने की वजह से वो उनको दिक्कत होने लगती है। देखो क्या है, द फोर वॉल ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। अब मैं फिर से इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको एक बॉक्स दिखाना पड़ेगा। ये जो बॉक्स है, आप इसके बॉक्स को मैं इसका इस तरह से दिखाता हूं कि ये जो बॉक्स है ना, इसका अभी के लिए अगर रूम है, इमेजिन करो बचपन में रूम बनाते थे आप लोग, है ना, मकान बनाते थे, तो ऐसा ही मान लो कि ये मेरा ये जो रूम है वो पूरी तरह से बन के तैयार है। फ्लोर पता है नीचे, सीलिंग यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर। अभी देखो ये फ्लोर है ना, ये वाला फ्लोर, इसकी बात हो रही है। तो फ्लोर का पेरीमीटर दिया है, एरिया नहीं दिया। और पेरीमीटर मतलब एज होता है, मैंने स्टार्ट में ही बताया था। तो ये है हमारा एज। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? ये तो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ और ये ब्रेड्थ होने की वजह से पता होगा आपको, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ये 2 × l+b। बस इस चीज को यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया लिखना है सॉल्यूशन में, गिवन लिखो। हमेशा मैं बोलता हूं इस चीज को याद रखना, जो बोलता हूं करोगे तो प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। 90% चांसेस है कि आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, 10% में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो गिवन क्या है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल हैज ए पेरीमीटर। लिखो यहां पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज इक्वल टू क्या है? 250 मीटर। क्लियर? अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर की बात अगर करेंगे तो अभी जैसे मैंने बताया, पेरीमीटर क्या होता है? 2 × l+b होता है या नहीं होता है? मतलब ये क्या हुआ, 2 × l+b का वैल्यू 250 दिया हुआ है। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर सकते हो कि 2 × l+b का वैल्यू 250 दिया है, हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। आगे दिया है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square इज 1500। देखो इसको समझो, एरिया का फॉर्मूला यहां से हम लोग निकालेंगे कैसे। अच्छा एक बार बताओ, आपको कॉस्ट दिया रहता था कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, कोई भी चीज है, पेंटिंग का, व्हाइट वॉशिंग का या मेकिंग का, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट रुपीज अगर 5 है तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो? अगर मान लो कि 50 मीटर स्क्वायर एरिया है, एरिया अगर 50 मीटर स्क्वायर है तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो? टोटल कॉस्ट लिखते हो एरिया, है ना, रियल में यहाँ एरिया लिखते हो ना, क्या करते हो 50 × 5 करते हो ना, तो क्या करते हो एक तरह से 50 एरिया है और 5 क्या है? कॉस्ट है। तो दोस्त देखो इस बात दिया है कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, कॉस्ट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ रुपीज, हाँ ये रुपया कितना दिया है? 10 per meter square। कॉस्ट दिया है 10 per meter square और इज ₹1500 और टोटल कॉस्ट का वैल्यू दिया है 1500 या 15,000। तो देखो यहां से टोटल कॉस्ट दिया है, रेट दिया है, इसको बोलते हैं ये अगर एरिया इंटू कॉस्ट का मतलब क्या है? ये रेट है ये। तो दोस्त अगर टोटल कॉस्ट ढूंढना होता तो आप कर लेते थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ऐसा दे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया दिया ही नहीं हुआ है। कुछ बच्चे एरिया इसको ले लेंगे अगर इनटू करके या कुछ करके डिवाइड करके, वो सोचते नहीं है, लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता है। लेकिन क्या लॉजिक है यहाँ से? टोटल कॉस्ट दिया है, रेट दिया है, तो एरिया निकाल सकते हैं। 3 वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो एरिया क्या होगा? कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। यहां से ये फॉर्मूला आता है, इसीलिए एरिया का फॉर्मूला याद रखो, एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। अरे समझ में आ गया क्या? ये एक भी फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। तो यहाँ पे किसकी एरिया की बात कर रही है? इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, सिर्फ 4 वॉल की बात कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ
है ना, 4 वॉल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। अरे मेरे साथ हो, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है कल्याण, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, तो टोटल कॉस्ट है 15,000 और रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 1500 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। ऑल्सो यहां पे लिखेंगे ऑल्सो we know that क्या जानते हैं हम लोग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कौन बताएगा, बोलो बच्चों, क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अरे बोलो तो क्या होता है, यस सही बोल रहे हो सर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में 2h हम लोग बाहर ले लेते हैं और L प्लस B हो जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मैंने मान लिया था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स को अगर देखो तो 1500 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स की जगह पे 1500 डाल दो तो ये हो जाएगा 1500, लिख सकते हैं कि नहीं, और इसके आगे लिख दो 2h इंटू L प्लस B, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, सर ये 1500 क्यों लिखा, अरे एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो ही निकाला है इस गिवन इंफॉर्मेशन से कि अगर टोटल कॉस्ट दिया हो, रेट दिया हो, तो एरिया होता है टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि 4 वॉल्स की बात की गई है इसीलिए हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लिया, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। टोटल कॉस्ट का वैल्यू कितना दिया था 15,000, रेट कितना है 10, तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 1500 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये आया क्या, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम जानते हैं क्या होता है 2h इंटू L प्लस B, मतलब ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही दिया हुआ था, इक्वल टू 2h इंटू L प्लस B। अब ध्यान दो यहाँ पे 2 इंटू L प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है तुमको, कितना दिया है 2 इंटू L प्लस B का वैल्यू 250, तो देखो 2 इंटू L प्लस B, इसमें से h बाहर कर दो, तो ये ऐसा भी लिख सकते हो ना, इसे लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, we obtain या we get क्या हो जाएगा, देखो ये 2 इंटू L प्लस B की जगह पे हम लोग 250 रख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हो 1500 इज इक्वल टू h, बाहर हो गया, देखो h को बाहर रख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हो ना h इंटू 2 इंटू L प्लस B, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी भी वही मतलब है, लेकिन ये 2 इंटू L प्लस B की जगह पे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 250, और आपको पता है h पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, तो हाइट ऑफ द हॉल सिर्फ अननोन रह गया, 250 को इधर ले आओ, 1500 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू h रह जाएगा, 0 0 कैंसिल, 25 6 जा 50, यानी देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 6 मीटर। अरे समझ गए क्या, इस क्वेश्चन को बेसिक से मैंने समझाया है, हर वो बात डिस्कस किया है जो आपको इसको समझने में हेल्प करेगा, तो इसको एक बार छापो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 है, ऐसे तो बहुत इजी है बट किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, है ना, एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारा पेंट रखा है, उससे जब आप पेंट करना शुरू करते हो तो बहुत सारे एरिया को पेंट कर पाते हो जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर के बराबर है। सपोज ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें पेंट रखा हुआ है, बहुत सारा पेंट है इसके अंदर। अब इस पेंट से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पेंट निकाला, मैंने क्या किया, देखो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, मैंने इसको पेंट कर दिया, ये एरिया पेंट कर दिया, ये एक पेंटिंग हो गया। मेरे पास मान लो कि दूसरा बॉक्स है, इसको भी मैंने पेंट कर दिया, ऐसे बहुत सारे बॉक्स, ये भी इस कंटेनर के पेंट से पेंट हो गया। मैंने तीसरा बॉक्स निकाला, ये लिया मैंने, इसको भी पेंट कर दिया, और कंटेनर का पेंट खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे करके मैं बहुत सारे पेंटिंग करते जा रहा हूँ। ये एक बॉक्स है, इसको पेंट कर दिया, तो बोल रहा है ऐसा अगर पेंट कर रहे हो तो बहुत सारे एरिया, तो जो कंटेनर का पेंट है इतने सारे एरिया को पेंट कर देते। आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे बॉक्स को उसने पेंट कर दिया। बोले नहीं, मेरे पास एक ये ब्रिक है, थोड़ा हेवी है बट फिर भी दिखा रहा, ब्रिक आप सब लोगों ने देखा होगा, ये ब्रिक है, तो ब्रिक के अंदर में ऑब्वियस सी बात है टोटल कितने सरफेस होंगे, क्योंकि ये क्यूबॉइड है 1
दो पीछे मेरी ओर, एक इधर तीसरा, एक चौथा, एक इधर से पांचवा और एक इधर से छठा। थोड़ा सा ब्रिक आपको देखने में लग रहा होगा कि इसका मतलब नया नहीं है, थोड़ा कहीं रखा था मैंने आपको दिखाने के लिए लाया। तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास ये देखो एक क्यूबॉइड है, तो जितने सरफेस हमने अभी देखे उस कंटेनर से बहुत सारा पेंट हो जा रहा था। 4-5 बॉक्स मैंने दिखाया, मान लो कि वो सारा पेंट हो रहा है, बट अब तुमको उसी कंटेनर में रखे पेंट से ऐसा एक सिमिलर टाइप का होगा, ऐसे ब्रिक को पेंट करना है। तो ये तो छोटा है, तो क्या एक ही होगा? बहुत सारे होंगे। तो क्वेश्चन पूछा है ऐसे कितने सारे होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ब्रिक का एरिया निकालते हैं। एक ब्रिक का एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया ये इतना पेंट कर सकता है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा? टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। अरे समझ गए क्या? समझ गए क्या? अगर समझ गए तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में लिखो क्या है सॉल्यूशन, गिवन है यहाँ पे दोस्त, क्या है? तो डायमेंशन ऑफ ब्रिक, तो लिखो लेंथ, हमें यहाँ लिखता हूँ शॉर्ट में, डायमेंशंस ऑफ ब्रिक। तो लेंथ कितना है दोस्त? लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। अगर आप ब्रिक बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे ना ब्रिक, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ब्रिक मैंने दिखाया वो ऐसे दिखेगा, आपको दिखेगा कि नहीं बताओ? तो ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये है हाइट, तो ऐसा ब्रिक है। तो ऐसे कितने सारे ब्रिक होंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक में निकाल लेते हैं। वन ब्रिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 2 इंटू, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। डन, लिखते हैं यहाँ पे 2 इंटू L की जगह पे क्या लिखेंगे 22। एक चीज याद रखना, ये मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर में, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर में, लास्ट में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 22.5 इंटू बी की जगह पे आएगा 10 प्लस बी है वापस से 10 इंटू एच करोगे तो कितना आएगा 7.5, आप प्लस लास्ट में हो जाएगा LH। L की जगह पे क्या लिखोगे 22.5 L हो गया, और H की जगह पे क्या लिखोगे 7.5, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आंसर यहां से आ जाएगा 2 इंटू, यहां से देखो 10 से मल्टीप्लाई होगा डेसिमल आगे चला जाएगा 225 प्लस यहां पे वही कहानी है 7.5 बाय 10 मल्टीप्लाई होगा तो 75 प्लस ये करना पड़ेगा 2.5 है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों को 7.5 करना है। डन, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 5 2 जा 10 प्लस 1 11, फिर 7 से करते 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 1 7 2 जा 14 प्लस 1 15। तो आपके पास आंसर आ गया 5 5 2 7 7 1 8 5 1 6 1 6, डेसिमल 2 प्लेस के बाद, क्योंकि एक प्लेस यहाँ एक प्लेस यहाँ, तो 2 प्लेस 168.75, कितना आ रहा है 168.75, और ओवरऑल आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर देखोगे सबको ऐड कर दो, 168.5 में 75 ऐड करते हैं तो ऐसे लिखना पड़ता है 225 225.00, तो आंसर आएगा 57 डेसिमल, 5 प्लस 5 10 प्लस 8 18, 1 6 1 7 7 7 14 और 2 16 1 1 2 3 और ये 1 4, ये आ रहा है 468.75, और 468.75 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 468.75 2 से मल्टीप्लाई करो, ये सब के सब क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 1 2 7 जा 14 प्लस 1 15 1 2 8 जा 16 प्लस 1 17 1 2 6 जा 12 प्लस 1 13 1 2 4 जा 8 प्लस 1, कितना आ गया 9375। देखो वहां पे जो 9375 है ना वैसा ही है, डेसिमल 2 प्लेस की बात है तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, यहाँ से हम लोगों का आंसर आ चुका है, दैट इज इक्वल टू 937 पॉइंट है ना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्त 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लेके जाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को अगर देखा जाए तो मीटर इंटू मीटर में लेके जाना है, तो इसके लिए 100 और इसके लिए भी 100, 2 बार 100 आएगा, मतलब इसको अगर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 937.5 डिवाइडेड बाय 4 जीरो आएगा यहाँ पे,
मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब डेसिमल यहाँ पे है, सबको पता है नीचे जीरो होता है तो डेसिमल पीछे आता है, अरे पीछे आता है तो लाओ ना 1 2 3 और यहाँ जीरो यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये है एरिया ऑफ वन ब्रिक। ये क्या है? एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो एरिया ऑफ वन ब्रिक आपको पता चल गया। टोटल एरिया कितना पेंट किया जा सकता है वो पता चल। एक चॉकलेट का कॉस्ट अगर 10 है, 100 रुपया खर्च करने तो कितने चॉकलेट खरीद पाओगे? 100/10 खरीद पाओगे। एक ब्रिक का एरिया मिल चुका है, कितना है? 0.9375 मीटर स्क्वायर। ऐसा कितना एरिया जो पेंट किया जा सकता है वो है टोटल एरिया 9.375। तो ऐसे ब्रिक्स कितने होंगे? तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल, है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? वो जो एरिया है दैट इज 9.375 डिवाइडेड बाय 0.09375। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 वैल्यू है, डेसिमल के बाद 1 2 3 9 भी है, इंसाफ करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा? ऐसे समझ लो जो इन दोनों में बड़ा होगा ना, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 3, तो जो बड़ा डिजिट का संख्या आएगा यानी कि 5 आया, जो नंबर आएगा वो आया है कि डेसिमल के बाद यहाँ 5, तो ऊपर और नीचे क्या करो? 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे इंटू करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5। ये इजी है इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो मैं डायरेक्ट डबल जीरो रख देता उससे भी हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो ऐसा करने से वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐसा करने से वैल्यू हो जाएगा, ये डेसिमल जब इनटू में 10 आता है तो डेसिमल आगे बढ़ता है, तो 5 जीरो है तो 5 आगे जाएगा, 3 तो पहले से 1 2 3 2 जीरो और डालने पड़ेंगे, तो 9375 के आगे डबल जीरो डाल दो। डेसिमल रियल में यहाँ चला गया बट उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डेसिमल आगे जा चुका है। इसके केस में 5 आगे जाएगा तो 1 2 3 4 5 यानी कि ये हो जाएगा 9375। अब ध्यान से देखो 9375 यहाँ से ये 1 और आगे में डबल जीरो, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हो गया वो कितना आ गया? 100। यही हमारा आंसर। इसको छापो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। मुझे लगता है कि अभी तक बताते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि लेंथ थोड़ा सा वीडियो का बड़ा हो जा रहा है। क्वेश्चन हमने किए तो सिर्फ 4 ही है, लेकिन जो मैंने कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाया उन सब चीजों की वजह से थोड़ा लेंथ बड़ा हो गया। तो एक काम करता हूँ, इसको एक ही पार्ट में रखता हूँ, है ना। नेक्स्ट जो बाकी के 4 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में रख दूंगा। तो इसको प्रैक्टिस करो, हाँ पढ़ते रहो, ध्यान दो अच्छे से। अगर कंसेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। कैलकुलेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कैलकुलेशन जिसका अच्छा है उसके लिए इजी चैप्टर है। विजुअलाइजेशन थोड़ा है, कैलकुलेशंस भी है उसके साथ, तो कैलकुलेशंस में गलत मत करना, प्रैक्टिस करो। तो बच्चों यहीं पे आज रुकते हैं, आज यहीं पे रुकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो कल्याणी प्रैक्टिस करो और बाकी बच्चे भी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग आगे की क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो बाय बाय।